नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र तिवारी और आज आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाला हूं। वो महत्वपूर्ण विषय भारत की आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड है। आज भारत की बहुत सारी समस्याएं आर्थिक रूप से जो उभर रही हैं और भारत का जो बात करें भ्रष्टाचार है, आर्थिक भ्रष्टाचार है, वो धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर के जो है एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है अर्थक्रांति। अर्थक्रांति नामक संस्था अर्थक्रांति प्रस्ताव लेकर के आई है। ये प्रस्ताव क्या है इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ और मैं चाहूँगा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये बहुत बड़ी सॉल्यूशन है हमारे संपूर्ण भारत के लिए, क्योंकि भारत में जितने भी भ्रष्टाचार हैं, आज भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारत के पास ऐसे कानून भी है, क्योंकि हमारी जो कर प्रणाली है उसमें इतनी गड़बड़ी है जिसके कारण जो है भ्रष्टाचार की भेंट चले जाते हैं। और जब भी ईडी का छापा पड़ता है और आयकर विभाग का छापा पड़ता है तो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ तक कि जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक भी जो है जांच के दायरे में आ जाते हैं और वो भी जो है कई बार संलिप्त पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारी व्यवस्था में गड़बड़ी है। जिस व्यवस्था में गड़बड़ी है हमें उस व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है। तो व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? अर्थक्रांति प्रस्ताव यह मांग करता है कि 100 रुपए से बड़ी सभी नोटें बंद कर दी जाएं क्रमशः, सिस्टमेटिकली, जिससे जनता को किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। 100 रुपए से बड़ी नोट सभी बंद हो। दूसरा, सारे टैक्स जितने भी कर लगाए गए हैं भारत में, और अंग्रेजों ने तो शुरू में कई सारे कर लगाए थे, आज अंग्रेजों के जाने के बाद भारत सरकारें और प्रदेश की सरकारें और सारे कर लगा दिए। और यही कारण है कि भारत में जिस गांधी जी को आज जो है महात्मा माना जाता है, राष्ट्रपिता माना जाता है, नोटों पे भी छाप दिया गया है, वो गांधी जी जो है दांडी यात्रा में जो है नमक से टैक्स हटाने के लिए आंदोलन किए थे। आज देखा जाए तो भारत में नमक पर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो टैक्स की व्यवस्थाएं इतनी गड़बड़ है भारत में। तो अर्थक्रांति प्रस्ताव ये टैक्स सुधार के बारे में काम कर रहा है। तो पहली मांग इसकी है जो है 100 से बड़े सभी नोट बंद हों। दूसरी मांग है कि सारे टैक्स, जितने भी प्रकार के टैक्स हैं, सभी टैक्स सेंट्रल के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों या लोकल लेवल पे हों, सभी टैक्स खत्म कर दिए जाएं। और सारे टैक्स खत्म करके मात्र एक टैक्स लगा दिया जाए जिसका नाम है बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आपका प्रश्न होगा कि क्या ये टैक्स खत्म करके बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है या ये टैक्स लगाने से क्या फायदा होगा? तो मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। भारत सरकार सभी टैक्स से जितना कलेक्शन करती है, सारा कलेक्शन है 23 लाख करोड़ का। लेकिन भारत सरकार का जो 2022 का बजट है उसके अनुसार भारत सरकार का जो खर्चा है वो है 39.5 लाख करोड़ का। यानी कि अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटा जो है वो 16.5 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा होता है। और अगर ये सारे टैक्स खत्म कर दिए जाएं और सारे टैक्स के जगह पे एक टैक्स लगाया जाए जिसका नाम है बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, वो भी 2%, मात्र 2% टैक्स लगाया जाए। और एक बार जब कोई भी बैंक से अपना पैसा किसी और को ट्रांसफर करे तो ट्रांसफर करने पर ही 2% का टैक्स लगना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति विड्रॉ करता है, अपने खाते से पैसा निकालता है, तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये जो है दूसरा प्रस्ताव रहा। अब बात होती है कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स से कितना कलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स से मात्र 2% अगर लगाया जाता है तो आरबीआई के जो आंकड़े हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस जितना पूरे भारत में होता है, अगर उस पर 2% टैक्स लगा दिया जाए तो मात्र 2% टैक्स लगाने से भारत सरकार का जो टैक्स कलेक्शन आएगा संपूर्ण रूप से वो है 56 लाख करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो क्या है, हमारा खर्चा है 39.5 लाख करोड़ का, लेकिन इनकम हमारे केवल और केवल टैक्स सुधार से 56 लाख करोड़ का हो सकता है। तो इसलिए जो है बहुत बड़े फायदे में भारत सरकार जा सकती है। और बहुत बड़े फायदे में जाने से फायदा क्या होगा? पहली बात तो ईडी का झंझट खत्म। ईडी के जितने भी काम हैं
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिस्टमेटिकली जब भी पैसा आप ट्रांजेक्शन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा 2%। और साथ ही साथ जो है जो जीएसटी का वो झंझट है, सरकार जीएसटी लाई है, जीएसटी में क्या लोग जो है ई फाइल करते हैं, फिर पैसा आता है, उसमें जो है बहुत सारे सीए लगे हुए हैं, और टैक्स कलेक्शन की बहुत चोरी होती है, टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा भारत में होती है। और भारत का जो बात करें जो है सीए लोग जितने भी हैं वो ज़्यादातर जो है लगभग इसी काम में लगे हुए हैं। मेरी बात व्यक्तिगत ना लीजिएगा, कोई अगर सीए भाई है तो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा टैक्स कलेक्शन में दिक्कत ऐसे आती है। तो यानी कि जो है भारत सरकार का जो है जो बजट है वो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन में भी आ जाएगा, और फायदा ये रहेगा कि जो नोटों का झंझट है, जो जितने भी बड़े नोट हैं वो पूरी तरीके से जो है खत्म हो जाएंगे, बड़े नोट खत्म हो जाएंगे, फिर आतंकवादियों की फंडिंग बंद हो जाएगी पूरी तरीके से। अभी देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में ही भारत सरकार ने जो है पीएफआई को बैन कर दिया। पीएफआई के बैन होने के बाद जब उसके बैंक खंगाले जा रहे हैं तो उसके पास बहुत सारी फंडिंग आ रही है, कहाँ से आ रही है कोई पता नहीं है। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, कोई पता नहीं है। यानी सरकार की टैक्स व्यवस्था ही ऐसी है, लचर है, कि उनको पता ही नहीं कि कहाँ से धन चला आता है, और उसके बाद जो है बाद में फिर ईडी छापा मारता है, फिर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारता है, फिर बैन करने की बात आती है। तो कहीं कहीं हमारी व्यवस्था में लचर व्यवस्था है। और सीधी सी बात है, जब 39.5 लाख करोड़ ही हमारा खर्चा है और हमारा इनकम आएगा 56 लाख करोड़ रुपए, तो जो ज़्यादा पैसा आ रहा है इससे क्या हो सकता है, इससे लोगों को स्वरोजगार मिल सकता है, इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यापार शुरू करने के लिए बहुत सस्ते दर पे ऋण मिल सकता है, महंगाई आधी हो सकती है। आप सोच करके देखिए डीजल और पेट्रोल के दाम इस समय वर्तमान में कितने महंगे हैं। अगर इसके सारे टैक्स हटा दीजिए और इस पर केवल और केवल 2% टैक्स लगा दीजिए, तो मुझे लगता है केवल 2% टैक्स लगाने से इसके दाम जो है ना आधी से भी कम हो जाएंगे, और इसी तरीके से लगभग सभी दाम कम हो जाएंगे। जिन जिन चीज़ों पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स लगे हैं, केवल एक प्रकार का टैक्स लगा दीजिए, वो भी पारदर्शी। कई बार तो ऐसे होते हैं जो आयकर विभाग के अधिकारी भी फंस जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। कई बार होते हैं जो है जिले के अधिकारी उसमें लिप्त पाए जाते हैं, कई प्रकार के अधिकारी ईडी के अधिकारी लिप्त पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम जो है सिस्टम में ही ऐसा कुछ करें कि जो है किसी भी प्रकार का जो है भ्रष्टाचार ना हो सके। तो दोस्तों ये अर्थ क्रांति प्रस्ताव का ये जो है प्रमुख उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, और जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा तो फिर गरीबी भी मिटेगी, भ्रष्टाचार भी मिटेगा, आतंकवाद भी मिटेगा, नक्सलवाद भी मिटेगा, भाषाई स्तर पे भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं जिसपे फंडिंग हो रही है वो भी रुकेगा, और जातिवाद के भी जो है इससे बहुत ज़्यादा स्तर पे जो है इसमें कमी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जहर उगलने का काम करते हैं केवल पैसे के कारण, उनको पैसा मिलेगा वो जहर उगलने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जातिवादी संगठन भी चल रहे हैं जिनको विदेशी फंडिंग मिल रहा है, और विदेशी फंडिंग जो मिल रहा है वो कई ऐसे जो है कानून ऐसे हैं जो विदेशी एनजीओज को फंडिंग करते हैं। तो डियर फ्रेंड देखा जाए तो इसी तरीके से जो है अर्थ क्रांति प्रस्ताव की एक बहुत बड़ी मांग है कि जब हमारा टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा और 56 लाख करोड़ का हमारा इनकम आएगा, तो इन बचे पैसों का क्या कर सकते हैं, इन बचे पैसों का वरिष्ठ नागरिकों यानी 60 साल के ऊपर के जितने भी नागरिक हैं जो अच्छी खासी पेंशन ले रहे हैं, जिनका अच्छा खासा इनकम है, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी वयोवृद्ध हैं जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से देश की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, टैक्स दिया है, कर दिया है राष्ट्र को, उनको 10,000 रुपये प्रति माह की दर से उनको वरिष्ठ सम्मान दिया जाए, एक पेंशन के रूप में उनको दिया जाए। तो ये प्रमुख मांगे हैं अर्थ क्रांति प्रस्ताव की। तो दोस्तों मैंने आपके सामने बहुत ही संक्षिप्त में अर्थ क्रांति प्रस्ताव के बारे में बातें रखी। मैं चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो जो आप क्लियर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कुछ संदेह हैं या कुछ आपका विरोध है जिसको आप प्रकट करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए हमारा मार्गदर्शन का काम करेगी, क्योंकि ये हमारा निजी मामला नहीं है, हमारा कोई निजी उद्देश्य नहीं है, हम ये राष्ट्र के हित के लिए अर्थ क्रांति प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। इसीलिए हम आप
आपके पास भी अर्थ क्रांति प्रस्ताव के विचार को लेकर के आए हैं। अगर आप में इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर कमेंट करें, जिससे हमारा भी मार्गदर्शन हो और हम सभी मिलकर के जो है भारत राष्ट्र के हित में कार्य कर सकें। तब तक के लिए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। फिर मिलूंगा आपको किसी नए राष्ट्रीय मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।